नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं। समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं हर रोज जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी एक नज़र डालेंगे, क्यों हर रोज़ एक नया विषय होता है, एक रोचक विषय होता है जिसका सरोकार आपसे होता है। चलिए ये आपको मुद्दे में बता देता हूं कौन से मुद्दे आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। कनाडा का खालिस्तानी सच, जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं उनके द्वारा जो सच बताया गया है, उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो हम आपको बताएंगे। और क्या क्या आरोप और क्या क्या सलाह भारतीयों के लिए जो दी गई है कि भाई आपके बच्चे जो बाहर जाते हैं तो आपको सोचना है, उनको समझाना है, संपर्क में रहना है। ऐसा क्यों कुछ कहा गया है उनके द्वारा, ये आपको समझना है। तो आप जनमत देखते रहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि जाकिर की थू थू रोज होनी चाहिए, हर रोज होनी चाहिए। हम तो यहाँ रोज थूकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसका पाकिस्तान में क्यों इसके ऊपर थू थू हुई है और इसने अब क्या नया हरकत ऐसी कर दी है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। चलिए जाकिर से आगे बढ़ते हैं। इसकी थू थू के बाद आगे सपा का फेक वीडियो वाला मामला कि भाई ऐसा समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन सा ऐसा एक फेक वीडियो शेयर कर दिया गया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, साधु संतों का अपमान कर दिया गया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था, उसका भी खुलासा करेंगे। क्योंकि संतों का अपमान जहां होता है वो खबर हम बिल्कुल नहीं छोड़ते, आपको दिखा के ही छोड़ते हैं। और फिर तिरुपति बम धमकियों का जो सिलसिला चला आ रहा है वो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया आपको लगता है? कभी एयरपोर्ट पे बम की बात खबर आ जाती है, कभी प्लेन में बम की खबर आ जाती है, कभी होटल में, कभी स्कूल में, और अब तो तिरुपति से उसमें वहाँ पर बम होने की या वहाँ के होटलों में बम होने की जो धमकी आई है उसके बारे में भी जानिए। क्योंकि इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है और ये कहीं से भी किया जा सकता है। महज एक कॉल करनी है तो आदमी परेशान हो जाएगा इसको लेकर। फिर आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी जिहाद, हम ये कौन सा मुद्दा है, इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो बने रहिए जनमत में। ये बड़े मुद्दे आपके लिए आज जनमत में हम लेकर आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहले बड़ा मुद्दा जो है, सबसे पहला मुद्दा वो कनाडा से जुड़ा हुआ है। कनाडा में हाल ही में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा पर तलवार से किए गए हमले का खुलासा खुद संजय वर्मा ने किया। सोचिए, तलवार से हमला इंडियन हाई कमिश्नर पर किया गया है कनाडा में। इस हमले में संजय कुमार वर्मा की पत्नी भी उनके साथ थी। सोचिए, ये कट्टरपंथी लिहाज नहीं करते, सोचते नहीं है। क्या इनकी सोच है उसका अंदाजा आप यहीं पर लगाइएगा पूरी खबर को जब सुनेंगे। और ये घटना उनके जीवन का एक भयावह क्षण था जिससे वे बाल बाल बच गए। ये घटना कनाडा भारत के तनावपूर्ण संबंधों के बीच खालिस्तानी समर्थकों की आक्रामकता को दर्शाती है और कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंताओं को उजागर करती है। संजय वर्मा ने इस खौफनाक घटना की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वह एल्बर्टा में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ एक सांस्कृतिक और व्यापारिक आयोजन में शामिल थे, जहां कई व्यापारिक हस्तियां और भारतीय प्रवासी मौजूद थे। जैसे ही वे वहां से जाने के लिए बाहर निकले तो खालिस्तान समर्थकों ने बाहर गेट के पास जमावड़ा बना लिया। उस भीड़ में करीब 150 लोग थे जो खालिस्तानी नारेबाजी कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वर्मा के अनुसार जब वे अपनी पत्नी के साथ कन्वेंशन हॉल से बाहर निकल रहे थे तभी खालिस्तानी समर्थकों में से किसी एक ने उन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। ये तलवार उनके शरीर से मात्र 2 से 2.5 इंच की दूरी से गुजरी। बहुत कम ये दूरी होती है। सोचिए, इतने करीब से अगर तलवार गुजरे तो क्या हश्र हो जाए इंसान का। जो उनके लिए एक डरावनी और अप्रत्याशित घटना थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि चलो विरोध करते हैं लेकिन तलवार चला दी जाएगी क्या। ये थोड़ा अजीब था। इस हमले से वर्मा और उनकी पत्नी के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। वर्मा ने इस घटना के बाद कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और स्थानीय पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वर्मा ने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस को स्थिति की जानकारी थी लेकिन वे इस हद तक हिंसा को नहीं रोक पाए। उन्होंने चिंता जताई कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का ये आक्रामक रवैया भारतीय समुदाय और राजनयिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता रहता है। ये खतरा बनता जा भी रहा है। देश लौटे राजनयिक संजय वर्मा ने भारतीय छात्रों को कनाडा में खालिस्तानी प्रभाव से सतर्क रहने की सलाह दी। ये सलाह क्यों दी है ये भी आप समझ लीजिए कि आपको खालिस्तानी प्रभाव से, इन्फ्लुएंस से बच के रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय छात्रों को अपने आसपास के माहौल से सतर्क रहना चाहिए और खालिस्तानी आतंकवादियों तथा उग्रवादियों के कट्टरपंथी बनाए जाने वाले प्रयासों से बचकर रहना चाहिए। वर्मा ने उन छात्रों के माता पिता से अनुरोध किया जिनके बच्चे कनाडा में रहते हैं कि वे अपने बच्चों से नियमित रूप से संपर्क में रहें, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें और उन्हें गलत निर्णय लेने से रोकें भी। इस समय कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों और उग्रवादियों से भारतीय समुदाय के 3,19,000 छात्रों को खतरा है। उन्होंने बताया कि खालिस्तानी आतंकवादी और उग्रवादी भारतीय छात्रों को नौकरी का झांसा देकर अपने नापाक इरादों को पूरा करवाते हैं। तो ये खबर आपको हमने बताई, जहां पर जो भारतीय हाई कमिश्नर है संजय वर्मा, उन्होंने बताया कि कैसे 2 से 2.5 इंच की करीब दूरी थी और तलवार उनको छूकर ही समझ लीजिए निकल जाती। और ये वो ट्रूडो हैं जिनके राज में ये सब कुछ हो रहा है। सत्यानाश कर दिया है इन्होंने पूरा अपने कनाडा का, और वहां पर भारत के रिश्ते भी भारत से जो खराब कर लिए हैं, सो तो बात अलग ही है। चलिए, इस खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न आपसे पोल के माध्यम से पूछा था वो भी आपको बता देते हैं, जो प्रश्न आपके लिए हम लेके आए, क्योंकि जनमत में हर खबर पर हम पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछते हैं। संजय वर्मा की सुरक्षा चूक की जांच होनी चाहिए क्या? 95% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि भाई जांच होनी चाहिए, और हम भी कहते हैं बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में फ्लाइट्स और स्कूल कॉलेजों के जो धमकी मिल रही थी कि इसके बाद अब होटलों को बम की धमकी मिली है। तिरुपति के कई होटलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। इन ईमेल्स में कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क के सरगना जाफर सादिक के नाम का जिक्र किया गया है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी ने गिरफ्तार किया था। तिरुपति में होटलों को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। लीला महल सेंटर के 3 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। होटल के मालिक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। होटल मालिक को मिले मेल में दूसरे होटलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने धमकी मिले होटलों में चेकिंग अभियान शुरू किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि धमकी भरे मेल में कहा गया है कि तमिलनाडु में आतंकी जफर सादिक को सजा दी गई है। सजा दिलाने में मुख्यमंत्री स्टालिन ने मदद की है, इसलिए आईएसआई धमाके करने की कोशिश करेगी। इसका असर सीएम स्टालिन पर पड़ेगा। परिवार के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ स्कूल भी इसकी चपेट में आएंगे। मेल में धमकी मिलने के बाद तिरुपति के होटलों की तुरंत जांच की गई। पुलिस टीम को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने से राहत की सांस उन्होंने ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तिरुपति ईस्ट पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवासुलु ने कहा कि ईमेल के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की कई एंगल्स से जांच की जा रही है, क्योंकि मामला गंभीर है। 3 होटलों को बम धमकी मिलने के बाद से पुलिस विभाग अलर्ट है। इंस्पेक्टर श्रीनिवासुलु ने कहा कि जल्द ही वह आरोपियों को पकड़ भी लेंगे। जांच पूरी होने के बाद ईमेल भेजने वालों की पहचान भी हो जाएगी। बता दें कि इसके पहले भी देश के कई अलग अलग फ्लाइट्स को सोचिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिनको होक्स कॉल कहा जाता है, झूठी धमकियां। पुलिस की टीम और एयरलाइन से जुड़े अधिकारी इन धमकी भरे मेल्स और एसएमएस की जांच कर रहे हैं। इसको सीरियसली लिया जाता है, इसको हल्के में नहीं लिया जाता। कोई बताए कि भाई यहाँ पर बॉम्ब है तो उसकी जांच तो अवश्य की जाती है, वरना आपने वो कहानी सुनी है कि भेड़िया आया, जिस दिन असली में भेड़िया आ जाए तो फिर पता ही नहीं लगता, और ये एक चूक तक ले जाने की प्रक्रिया भी हो सकती है। धमकी भरे मेल को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त रवैया अपनाए हुए। तो सोचिए, अब ये लगातार ऐसे ही धमकियां अगर चलती रहीं तो आर्थिक नुकसान किस लेवल पर भारत को होगा। एयरलाइंस को तो नुकसान हो चुका है, अब होटल इंडस्ट्री में, और वो भी एक उस स्थान पर तिरुपति में अगर ये धमकी दी जाती है तो इसमें टूरिज्म को भी अफेक्ट करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन आपको मैं ये आश्वासन देता हूं, देश की सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल सतर्क हैं और हमेशा जांच पड़ताल जारी रहती है। इंटेलिजेंस भी हमारी इतनी काबिल है कि उसको पता रहता है कहां पर क्या हो सकता है। लेकिन ये तार आईएसआई से जोड़े जा रहे हैं, पाकिस्तान से जोड़े जा रहे हैं और ड्रग्स से जोड़े जा रहे हैं। तो बार बार मैं जो कि आपको बताता हूं, चाहे खालिस्तानी आतंकवादी हो, चाहे आईएसआई पाकिस्तानी आतंकवादी हो, ये सब नशे का व्यापार करते हैं और यही इनके लिए आय का स्रोत होता है। तो इनकी सोच ही गलत है, इसीलिए इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और इससे सभी को दूर रहना चाहिए। इससे मजहब का या धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है।
अब आगे बढ़ेंगे, अगले विषय की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने एक फर्जी वीडियो शेयर करके हिंदू समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें दावा किया गया कि अयोध्या के 2 हिंदू साधुओं को एक महिला से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा गया है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में यह भी दावा किया कि महिलाओं का अपमान करने पर युवकों ने 2 हिंदू साधुओं की पिटाई की। सपा ने कहा, यूपी के अयोध्या में लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में 2 कथित साधुओं की पिटाई की गई। आगे यूपी सरकार और सीएम योगी से सवाल पूछा कि बताएं, क्या यही उनके राज्य में तथाकथित राम राज्य है, जहां साधुओं के वेश में अपराधी घूम रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में साधुओं के वेश में राक्षस लंका से सीधे अयोध्या पहुंच गए हैं, यही आरोप लगाया। लेकिन सपा के हिंदू समुदाय को बदनाम करने की मंशा जो है वो झूठी साबित हुई। ये खबर झूठी निकली, फेक निकली। अयोध्या में हिंदू संतों द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ का दावा झूठा निकला। अयोध्या पुलिस ने, स्वयं पुलिस ने इसकी पुष्टि की कि 2 समूहों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके चलते सड़क पर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से शेयर किया गया। पुलिस ने कहा कि छेड़छाड़ की कोई शिकायत नहीं मिली है। वीडियो के सिलसिले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो में पुलिस ने यह भी कहा कि माना जा रहा है कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि इसमें शामिल कुछ लोग वीडियो रील बना रहे थे। पुलिस ने कहा, दोनों समूह एक दूसरे के रास्ते में आ गए और आपस में झगड़ने लगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो शेयर करने और सनातन धर्म को निशाना बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की खूब आलोचना की जा रही है। एक यूजर ने मांग की, यूपी पुलिस को सबसे पहले इन आईडीज के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने और दंगे भड़काने के लिए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। तो आप अगर टीवी पे कुछ देख लेते हैं तो उसका विश्वास मत कर लीजिए, कोई सोशल मीडिया पर कुछ देख लेते हैं उसका विश्वास मत कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे साधु संतों को अपमान करने वाली जब खबरें देखते हैं तो आप सोच लीजिए उसका भांडाफोड़ रात को 9 बजे जनमत में हम तो करेंगे, लेकिन आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, इन झूठी खबरों से बचकर रहें। और सपा के द्वारा ये शेयर किया जाना ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और पुलिस की बात पर अंततः बात खत्म होती है, जहां पर उनके द्वारा कह दिया गया ऐसा कोई मामला था नहीं, ये फेक वीडियो है। तो पुलिस को आगे आके यहां पर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा। चलिए, ये खबर हमने आपको बताई, फेक जो आपको सारा कुछ सुनाया, लेकिन पुलिस की प्रतिक्रिया भी चलो आपको सुना देते हैं कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा गया, फिर पोल भी आपसे बताएंगे। यह प्रकरण थाना कैंट का है। पंचमुखी हनुमान मंदिर तिराहे पर 2 पक्ष में मारपीट की घटना घटित हुई। जानकारी करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रथम पक्ष मोटरसाइकिल से वीडियो रील बनाते हुए जा रहा था। तभी दूसरे पक्ष द्वारा कुछ कमेंट किया गया, जिस पर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोई घटना घटित नहीं हुई। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो आप देखिए, ऐसे ही फेक न्यूज़ को फैला दिया जाता है और कुछ भी बोल दिया जाता है, इसलिए हमेशा अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ऐसी वीडियोस आएँ तो उससे शेयर ना करें और पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतज़ार भी करना बेहद आवश्यक है। अब इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि सपा जानबूझकर हिंदुओं को बदनाम करती है क्या? 94% लोग हाँ बोल रहे हैं, 94% लोग हाँ बोल रहे हैं, 6% लोग ना बोल रहे हैं, लेकिन बहुमत का तो दुखद है पर यही मानना है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के अब मुरादाबाद में स्थित एक प्रतिष्ठित सरकारी पुस्तकालय के एक मुस्लिम कर्मचारी पर आरोप लगे हैं कि वह इस्लामी साहित्य के माध्यम से हिंदू छात्राओं का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने के लिए उकसाता है। ये घटना शहर में चर्चा का विषय बन गई है और इसे लेकर छात्र छात्राओं एवं उनके परिजनों में गहरी नाराजगी है। इस मामले में जिला अधिकारी के आदेशानुसार जांच शुरू कर दी गई है। छात्राओं को इस्लामी लिटरेचर पढ़ने के लिए प्रेरित करने का आरोप मिली जो है पुस्तकालय में हुआ है और कार्यरत मुस्लिम कर्मचारी पर यह लगा है। तो आरोप है कि वह विशेष रूप से हिंदू छात्राओं को इस्लामी साहित्य का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता था। ये इनकी सोच है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिकायतकर्ता छात्रों के मुताबिक इस मुस्लिम कर्मचारी की विचारधारा इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रभावित है।
इस कारण से वह पुस्तकालय के भीतर विभिन्न तरीकों से हिंदू छात्राओं को मुस्लिम लड़कों के संपर्क में आने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तकालय के भीतर और बाहर सुरक्षित स्थान देने का आरोप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कर्मचारी न केवल हिंदू छात्राओं को मुस्लिम छात्रों के साथ बैठने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें पुस्तकालय के अंदर और बाहर सुरक्षित स्थान भी उपलब्ध कराता है, जहां वे बिना किसी झिझक के बैठ सकें। इससे पुस्तकालय में छात्राओं और अन्य छात्रों के बीच हंगामा भी हुआ, जिसके बाद कुछ छात्रों ने गोपनीय रूप से जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज करवाई। तो देखिए, जिला अधिकारी ने जांच के आदेश भी दिए और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद के जिला अधिकारी अनुज सिंह ने तत्काल प्रभाव से इस आरोप की जांच के आदेश दिए। उन्होंने मुरादाबाद के, आप सोचिए, एसएसपी और जेडी एजुकेशन को निर्देश दिया कि पुस्तकालय में किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधियों की जांच कर ठोस कार्रवाई की जाए। अधिकारियों का कहना है कि मामले को लेकर प्राथमिक जांच चल रही है और दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जिला अधिकारी ने दिए जांच के आदेश और 6 माह पहले भी उठा था ये मामला और 6 माह पहले भी छात्रों ने इसी कर्मचारी के खिलाफ जिला प्रशासन से शिकायत की थी। इसके बाद उक्त कर्मचारी ने लंबी छुट्टी भी ले ली थी और पुस्तकालय में एक महिला कर्मचारी की तैनाती भी की गई थी। अधिकारियों का मानना है कि महिला कर्मचारी की मौजूदगी से ऐसी गतिविधियों पर कुछ हद तक रोक लगी थी, लेकिन हाल के आरोपों से फिर से इस मामले को गर्म कर दिया गया है, वापस मुद्दा उठ गया है। जिला अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपी गई है, साथ ही वरीय अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। जेडी माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उनकी बात सुनी जा रही है और सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जल्द ही जांच की रिपोर्ट आएगी, पेश की जाएगी, जिसके आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद के जिला अधिकारी अनुज सिंह ने तत्काल प्रभाव से इस आरोप की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मुरादाबाद के एसएसपी और जेडी एजुकेशन को निर्देश दिया कि पुस्तकालय में किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधियों की जांच कर ठोस कार्रवाई की जाए। अधिकारियों का कहना है कि मामले को लेकर प्राथमिक जांच चल रही है और दोष सिद्ध होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, हिंदू छात्राओं को देखो, ये लड़का जो था, ये जो आरोपी था, कैसे प्रेरित करता था इस्लामिक साहित्य पढ़ाने के लिए और फिर मुस्लिम लड़कों की तरफ आकर्षित कराने का प्रयास करता था। तो ऐसे प्रोपेगेंडाज के बारे में भी, एजेंडों के बारे में भी आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको अपने बच्चों से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि भेड़िए समाज में घूम रहे हैं जो कि ऐसी बच्चियों को नोच खाने के लिए बैठे हुए हैं। और ऐसे ना जाने कितने पुस्तकालय, कितने सेंटर्स होंगे, कितने कॉलेजेस में ऐसा होता होगा, कितने कोचिंग सेंटर्स में ऐसा होता होगा। कहीं डांस सीखने जा रहे होंगे बच्चे, कहीं पेंटिंग सीखने जा रहे होंगे और वहाँ पर ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं। उनसे आपको बचाना है अपने बच्चों को। इसलिए अपनी आंखें जो आपने बंद की हैं खोलिए, जागिए। अपने बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में है और सनातन धर्म की सुरक्षा भी आप ही के हाथ में है, कोई और बचाने नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दीपोत्सव की। सनातन धर्म में प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली का पर्व बेहद खास माना जाता है। सोचिए, बेहद खास माना जाता है और 5 दिनों का रोशनी का यह त्योहार अपने साथ कई उमंग और खुशियां लेकर आता है। इस समय दिवाली की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। बात करें भगवान राम की, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की, तो यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ हर साल देश के कोने कोने से दिए आते हैं, जिन्हें दीपावली के दिन जलाया जाता है। ये दिए लाखों की संख्या में जलाए जाते हैं, जिनसे अयोध्या का नज़ारा सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस बार की दीपावली में रावण के ससुराल से आई मिट्टी के लाखों दिए जलाए जाएंगे। रावण के ससुराल से आई मिट्टी के। मैं कभी कभी सनातन के बारे में बोलता हूं तो मैं खुद खो जाता हूं, क्योंकि सनातन में इतना कुछ है, बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सा इतिहास है। ये माइथोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, इससे बच के रहिएगा। लेकिन जो सत्य है, जो इतिहास है सनातन का, उसको समझा करिए। रावण के ससुराल से आए मिट्टी के लाखों दिए जलाए जाएंगे। रावण की ससुराल माने जाने वाले मेरठ में आजकल कुम्हार अपने ज़िलों में तो दियों की खूब दुकानदारी कर ही रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। उन्हें अयोध्या से भी खूब ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो अयोध्या से भी ऑर्डर मिलते हैं। तो कुछ लोग ये उनको फिर से याद दिला दे, राम मंदिर बनेगा तो क्या व्यापार बढ़ेगा। तो ये लीजिए, आपके दोनों मुंह पे दोनों गालों पर मैं कहूँगा तमाचा है, व्यापार कितना बढ़ गया है। अयोध्या से लाखों दियों का ऑर्डर मेरठ के कुम्हारों को भी मिला है। कुम्हारों का कहना है कि उन्हें अयोध्या में लाखों दिए पहुंचाने हैं।
कुमार दीपक प्रजापति का कहना है कि अब तक उन्हें 10 लाख से ज़्यादा दिए उनके जो हैं वो बिक चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा का ऑर्डर अकेले अयोध्या से मिल चुका है, प्रभु श्री राम की नगरी से मिल चुका है। कई दिए तो इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे, इतने खूबसूरत वो दिए हैं। कमल के आकार वाला दिया और शंख के आकार वाला दिया वह खूब उसका जो है ट्रेंड खूब कर रहा है। वो इन दियों को इतनी खूबसूरती से बनाया गया कि आपको लगेगा कि ये पीतल या फिर तांबे के बने हुए हैं। बाद में मालूम होता है कि ये दिया मिट्टी का ही बना हुआ है। और हम भी कहते हैं कि भाई दीपावली पर इस बार मिट्टी के दिए आप ज़रूर जलाएं ताकि भाई पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आप जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करते हैं वो भी ना हो और इससे पर्यावरण को लाभ ही होता है। सनातन परंपरा में जो कुछ भी होता है उसमें लाभ ही होता है, उससे नुकसान नहीं होता। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत होने वाला है। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और पूरी दुनिया से लोग दीपोत्सव देखने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पिछली बार से और सुंदर दीपोत्सव मनाने की कार्य योजना जमीन पर उतारने में जुटी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इस बार का दीपोत्सव और अद्भुत होने वाला है। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और भारतवर्षी नहीं पूरी दुनिया से लोग दीपोत्सव को देखने के लिए आतुर हैं, आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार पिछली बार से और सुंदर और आकर्षक प्रभु राम के आशीर्वाद से और भव्य दीपोत्सव बनाने की कार्य योजना जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। और मैं सभी अपने सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन करता हूं, अयोध्या की धरती पर जो दीपोत्सव का त्यौहार है, भव्य दिव्य अपने आंखों से अलौकिक दर्शन करें। चलिए, तो हम भी आपको बार बार ये कहते हैं, सुदर्शन न्यूज़ पे हम भी कहते हैं दीपावली जो है वो आपको मनानी है तो दिए आपको जलाने हैं और दिए जलाने हैं तो मिट्टी वाले आप दिए जलाएं और सभी का हित होगा। कुम्हारों का भी भला होगा, उस व्यापारी का भला होगा जो उस दियों को लेकर जाएगा, जो गरीब व्यक्ति उससे बेचेगा उसका भी भला होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये देश को पीछे ले जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है और चीन, जापान इन सभी क्षेत्रों से आगे बढ़ रहा है क्वालिटी टेक्नोलॉजी में। हमें सस्ते माल के बारे में नहीं सोचना है, हमें भारत को टेक्नोलॉजी वाइज, क्वालिटी वाइज आगे बढ़ाना है और मिट्टी के दिए जलाने हैं क्योंकि प्रभु श्री राम को ये प्रिय है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक दूषित है, सब कुछ दूषित है। प्रदूषण की वजह से लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच जबरदस्त राजनीति हो रही है। इस बीच बीते दिनों दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की सुबह ITO यमुना घाट पहुंचे थे और उसमें उन्होंने जो है वो डुबकी जो है वो लगाई थी। आप देख रहे हैं उन्होंने डुबकी लगाई, जिसके बाद बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा बीमार हो गए। उन्होंने खुजली और जलन की शिकायत की। अब जरा सोचिए, इसी घाट पर कुछ दिनों में छठ व्रती छठ पूजा करेगी, उनके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। दिल्ली में हर साल यही तस्वीर देखने को मिलती है। वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को यमुना में डुबकी लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को भी यमुना में साथ डुबकी लगाने का न्योता दिया था। चुनाव के दौरान कई बार अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई और उसमें डुबकी लगाने का वादा किया था, जिसे लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, छठ का पर्व नजदीक है और सभी छठ व्रती यहीं यमुना में डुबकी लगाएंगी। आपने यमुना की सफाई का वादा किया था और 8500 करोड़ का बजट भी आवंटित किया था। अब समय आ गया है कि आप खुद आकर डुबकी लगाएं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के आने के लिए खास तैयारी की थी। रेड कारपेट बिछाई गई थी जिस पर चलकर उन्हें यमुना में डुबकी लगानी थी। हालांकि दोनों नेता वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने अकेले यमुना में डुबकी लगाई। हाथ जोड़ते हुए डुबकी लगाते हुए कहा, मैं यमुना जी से माफी मांगता हूं, उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए और आज भी यमुना की हालत जस की तस बनी हुई है। गंदे पानी के संपर्क में आने से वीरेंद्र सचदेवा के शरीर पर लाल चकत्ते हो गए और वे स्किन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के RML अस्पताल में दिखाया भी है खुद को, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें 3 दिन की दवाइयां भी दे दी गई हैं।
बता दें कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम आतिशी को भी आने के लिए न्योता दिया गया था। उन्होंने दोनों के लिए 2 कुर्सियां भी लगवाई थी। उन्होंने दोनों को यमुना सफाई के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हम वहीं पर मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करेंगे। आशा करते हैं अरविंद केजरीवाल वहां आएंगे और गुरुवार को यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के सीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, वहीं उन्होंने यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 8500 करोड़ रुपए का हिसाब भी मांगा है। तो देखिए, ये हालत है दिल्ली की, जहां जहरीली यमुना में डुबकी लगाएंगे क्या केजरीवाल, और यमुना में झाग है और ये स्किन की बीमारियां भी दे सकता है। सोचिए, ये पानी कोई पी ले या फिर उसके संपर्क में आए तो उसका तो हाल ही क्या होने वाला है। ये खबर हमने आपको दिखाई और अब इसी से जुड़ी हुई आपको पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए इनकी हालत कैसी है। आंखों में जलन और हाथों में खुजली, तमाम बीमारियां जो है इस थोड़ी देर में बैठने। और अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी, ये पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। केजरीवाल वीरेंद्र सचदेवा की चुनौती स्वीकार करेंगे? ना बोला है 85% लोगों ने ना बोला है, 15% लोगों ने हाँ बोला है। तो ये बहुमत ये मानता है कि केजरीवाल वीरेंद्र सचदेवा की चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जाकिर नाइक की बात करेंगे। भगोड़ा कट्टरपंथी आतंकवादी जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में है। इस बीच पाकिस्तान के ईसाई नेताओं ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर जाकिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ईसाई नेताओं ने कहा है कि ईसाई धर्म पर अनुचित टिप्पणी करने को लेकर जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार के निमंत्रण पर 1 महीने की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे नाइक ने कराची, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहरों में विवादास्पद लेक्चर दिए हैं। 3 दशकों में ये उसकी पहली पाकिस्तान यात्रा है। इससे पहले वह 1992 में पाकिस्तान आया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और नफरत भरे भाषणों के जरिए चरमपंथ भड़काने के आरोप के चलते नाइक ने 2016 में भारत छोड़ दिया था। उसे मलेशिया में महाथिर मोहम्मद के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से वहां स्थायी निवास की अनुमति दे दी गई थी। साइनोड चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रमुख बिशप डॉक्टर आजाद मार्शल और अन्य ईसाई नेताओं ने शरीफ तथा जरदारी को पत्र लिखकर कहा है कि राजकीय अतिथि के रूप में आए नाइक का ईसाइयों और उनके धर्म के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां करना निंदनीय है। आप सोचिए, ईसाई नेताओं ने नाइक के खिलाफ कार्रवाई करने और भविष्य में इस तरह की चीजों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है। पत्र में यह कहा है गया है कि जाकिर नाइक के सार्वजनिक संबोधनों ने ईसाई समुदायों में रोष पैदा कर दिया है, क्योंकि उसने खुलेआम हमारे धर्म की प्राथमिकता पर सवाल उठाया, उसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं, हमारे पवित्र ग्रंथों पर अनुचित टिप्पणी की है और गलत बयानबाजी की है। तो जो अपनी कपोर कल्पना जो ये बताता फिरता है ये भगोड़ा जाकिर नाइक, तो सोचिए पाकिस्तान में इसकी ये दुर्दशा होगी कि वहाँ के जितने भी ईसाई थे उन्होंने एकजुट होकर एक स्वर में इसके पास विरोध जताया इस व्यक्ति का, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक्सपर्ट है। आतंकवादियों के इसको एक तरीके से गुरु के रूप में आप समझ सकते हैं। सभी आतंकवादी इससे प्रेरणा लेते हैं। एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाकिर नाइक वो भगोड़ा और आतंकी है जिसका जो ताल्लुक है, इंस्पिरेशन किसके लिए, श्रीलंका में जो आतंकी हमला हुआ वहां पर भी ताल्लुक है। और जितने आतंकी पढ़ते हैं, पकड़े जाते हैं, सामने आते हैं, कहीं से लेकर कहीं तक, कहीं से भी आप अंदाजा लगा लीजिए, किसी न किसी रूप में अगर वो हिंदी जानता है या अंग्रेजी जानता है तो उसने जाकिर नाइक को अगर सुना है तो जाकिर नाइक ही जिम्मेदार यहां पर है। तो अब इसका आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य बात ये कि भाई इसका पाकिस्तान में अब विरोध है। अब पाकिस्तान सरकार को भी ये दिखाते हुए कि भाई जो धर्मनिरपेक्ष की बात आप करते हैं तो भाई आप एक्शन लीजिए ना जाकिर नाइक पर। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आप भी वही हैं, आप भी कट्टरपंथी हैं और आप वहाँ पर मौजूद हिंदुओं और ईसाइयों की जान माल के नुकसान के हमेशा जिम्मेदार थे, हैं और आगे भी आप रहने वाले हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तरकाशी में स्थानीय और हिंदू संगठन अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं।
बड़ी संख्या में आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। पहाड़ की जनता लैंड जिहाद को लेकर जागरूक हो रही है। उत्तरकाशी में आम जनता ने दिखा दिया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा। बता दें कि आपको ये बताते चलें कि उत्तरकाशी में बनी अवैध मस्जिद ठीक कर्णावत तलहटी के नीचे और विश्वनाथ के सामने है और सनातनियों का आरोप है कि उत्तरकाशी में बनी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है। कई बार जिला प्रशासन और शासन को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण हिंदू सनातनियों में भारी जन आक्रोश देखने को मिला है। देखिए कैसे हिंदू अब अवैध मस्जिद के खिलाफ एकजुट हैं। उत्तराखंड का उत्तरकाशी इस समय जिहादी आतंक की जद में पूरी तरह से फंसा हुआ है। प्रशासन से शिकायत कर रहे हिंदू भाइयों पर लाठियां भांज दी गई। दलील दी गई कि तय सीमा को तोड़कर प्रदर्शनकारी मस्जिद एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरा कोई उनसे पूछे कि उस मजहबी अटैक का क्या, जो अवैध अतिक्रमण के जरिए से जिहादियों ने पूरी देवभूमि की धरती पर कर दिया है। उस लैंड जिहाद का क्या, जिसे खत्म करने के दावे अभी हाल ही में सीएम धामी ने किए थे। बड़ा ही गजब का संयोग है कि देवभूमि में हिंदुओं को अपने ही हक की लड़ाई में लाठी खानी पड़ रही है और प्रशासन भी इस मामले में पूर्ण समर्थन करने से पीछे हट रहा है। कल की घटना आप लोगों को बताया कि प्रदर्शनकारी थे, उनको सशर्त परमिशन दी गई थी। उनका रास्ता डिसाइडेड था, उनका टाइम डिसाइडेड था, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आकर के वो बैरियर को हटाने की बात करने लगे, दूसरे रास्ते से जाने की बात करने लगे, जिस पे पुलिस द्वारा उनको रोका गया। काफ़ी देर तक उनसे झड़प भी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की, फिर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में हमारे 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें इंस्पेक्टर आशुतोष और कांस्टेबल अनिल, 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, उनकी चोटें थोड़ी गहरी थी। बाकी लोग सामान्य घायल हैं। कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से भी कुछ लोग घायल हुए। लेकिन महाभारत की रीत है कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपनों को भी आंख दिखानी होती है। चोट शरीर पर हो या खंजर गड़े हो सीने पर, बुराई की दीवार गिरानी ही होती है। हम उसी परशुराम के वंशज हैं, जिन्होंने आजीवन अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते जिंदगी गुजार दी। तो आखिर ये मजहबी तालीम वाले कट्टरपंथी भला क्या चीज है जो हमारी देवभूमि पर जिहादी कब्जा करे? वैसे देखा जाए तो प्रशासन के इस दावे के पीछे एक बड़ी वजह है इस पूरे विवाद की हिस्ट्री, जिसमें दावे तो कई थे, लेकिन पूर्व की सरकारों की गलती ने मुसलमानों को इतना मौका दे दिया कि वो जो मर्जी आए सो करे, क्योंकि बात तुष्टीकरण की राजनीति की थी। दरअसल इस कहानी में विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया। आरटीआई के तहत जिला प्रशासन से जानकारी मांगी गई, जिसके बाद 21 अक्टूबर को मस्जिद पर रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट में खाता धारकों के नाम पर ये भूमि बताई गई। चौंकाने वाली बात तो ये है कि यूपी सरकार के मुस्लिम वक्फ विभाग के गजट में भी मस्जिद के बारे में उल्लेख मिल रहा है। बड़ी बात ये भी है कि 20 मई 1987 के सरकारी गजट में मस्जिद का जिक्र है। 2004 में भूमि की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद 2009 में तहसीलदार के आदेश से संबंधित जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। हालांकि इस पर हिंदू संगठनों का कुछ और ही तर्क है। हिंदू संगठन ये दावा कर रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर लैंड जिहाद किया गया है। ये मस्जिद अवैध है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे लेकर ये प्रदर्शन हुआ। दरअसल उत्तराखंड में 2001 में मुस्लिम जनसंख्या 10,12,141 थी, जो कि 2011 तक 14,06,825 हो गई और अब 2024 आते आते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आंकड़े ने लगभग 20 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इसका मतलब उन दिनों मुसलमानों की आबादी 3,94,684 बढ़ी थी, जो कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही तो सीएम धामी बहुत जोर शोर से ये दावा कर रहे थे कि देवभूमि में कोई भी जिहाद नहीं चलेगा। अब सवाल पूछा जा रहा है कि फिर उत्तरकाशी के हालात पर क्या कहेगी सरकार? क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर धर्मांतरण नहीं चलेगा, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण नहीं चलेगा।
उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद नहीं चलेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। असर देखने को भी मिला। बाजारों से लेकर दुकानें तक सब बंद रही। व्यापार संघ ने बंद का समर्थन भी किया। सवाल ये है कि जिस बात को उत्तरकाशी की जनता समझती है, व्यापार संघ समझता है, प्रशासन उस बात से क्यों कन्नी काट रहा है? व्यापार संघ ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया तो कल के लाठीचार्ज में घायल हुए हिंदू धर्मगुरु दशरथ भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। यार मजा ऐसा होता है कि ठीक है, यहाँ का समाज बहुत जागरूक समाज, ठीक है, धन्यवाद उनका। वो सब लोग अपनी बात कह रहे थे, डीएम साहब आओ और हमें बता दो, हमसे बातचीत करो। हमने बड़ा प्रयास किया, 3 घंटे 4 घंटे उन नौजवानों को रोक के रखा कि डीएम साहब आ जाएंगे, डीएम साहब आ जाएंगे। पर जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं ढुलमुल रवाया, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अचानक जो है पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। अच्छा, ये पुलिस लाठीचार्ज करती है तो भैया पता नहीं कौन लोग थे ऊपर, कौन नहीं मुसलमान थे, वो जिहादी थे, कट्टरपंथी, जो कि ताक में थे। लेकिन मेरे साथ ही तो 2-4 लोग थे, 5 लोग, सबके सरों में सबके सर एकाएक उन्होंने एक षड्यंत्र कर रखता है, ऊपर से पत्थर मारे हमारे ऊपर। बताइए, कुल मिलाकर मुद्दा बड़ा हो चुका है। उत्तरकाशी की आग ठंडी तब तक नहीं होगी जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन की मांग जिहादियों पर है जो देवभूमि के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। संजौली से उत्तरकाशी के प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि ये आज का हिंदू है जो अब जाग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, तो आज ये तमाम मुद्दे आपके लिए हम जनमत में लेकर आए। आज्ञा दीजिए, आज इतने ही समय अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे होंगे, नई बातें होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।